एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग नैनो पार्टिकल्स की बेसिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। नैनो पार्टिकल्स साइज में बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज जो है वह साइज डिपेंडेंट होती है और नैनो पार्टिकल्स का इंडस्ट्री से लेके मेडिकल फील्ड तक बहुत ही वाइड रेंज एप्लीकेशंस होते हैं। नैनो स्ट्रक्चर और नैनो पार्टिकल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका कोई एक डायमेंशन 100 नैनोमीटर से कम होता है। अगर हम स्केल की बात करें तो 1 नैनोमीटर जो होती है वह 1 मीटर के 10 टू पावर माइनस 9 पार्ट के होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नैनो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए नॉर्मल माइक्रोस्कोप का यूज नहीं किया जा सकता है। नैनो पार्टिकल को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। यहाँ जो इमेजेस शो किए गए हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा कैप्चर किए गए हैं। इन इमेजेस में हम नैनो पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। नैनो पार्टिकल्स जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। वो स्फेरिकल हो सकते हैं, वो रॉड के फॉर्म में हो सकते हैं, वो एक सीड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है बहुत ही स्मॉल होती है। उनका सरफेस एरिया जो है बल्क काउंटर पार्ट के तुलना में बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत ही फैसिनेटिंग ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स। नैनो स्ट्रक्चर्स को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया कि नैनो पार्टिकल्स या नैनो स्ट्रक्चर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका कोई एक डायमेंशन 100 नैनोमीटर से कम होता है। इस तरह से नैनो स्ट्रक्चर्स नैनो पार्टिकल्स डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई मटेरियल ऐसा है जिसके तीनों डायमेंशंस एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अलोंग 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बल्क मटेरियल करेंगे। इस तरह के मटेरियल्स में चार्ज कैरियर्स तीनों डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होते हैं। दूसरा मटेरियल हो सकता है आपका क्वांटम वेल। होता क्या है कि अगर कोई बल्क मटेरियल है उसका कोई इसको इस तरह से प्रोसेस किया जाए कि उसका कोई एक डायमेंशन 100 नैनोमीटर से कम हो जाए, तो जो मटेरियल बन के तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं 2D नैनो मटेरियल या उसे हम लोग क्वांटम वेल भी बोलते हैं। तो क्वांटम वेल में क्या होता है उसका कोई क्वांटम वेल में क्या होता है कि दो डायमेंशन तो फाइनाइट साइज के हो सकते हैं पर उसका तीसरा डायमेंशन क्या होता है 100 नैनोमीटर से कम होता है। तो इस तरह के जो मटेरियल्स बनते हैं उसमें चार्ज कैरियर्स या पार्टिकल्स जो भी हों वो केवल एक प्लेन में ही मूव करने के लिए फ्री होते हैं। अब अगेन जो दूसरे टाइप का नैनो मटेरियल है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम रॉड या उसको हम लोग बोलते हैं 1D नैनो मटेरियल। ये कैसे बनता है, अगर कोई बल्क मटेरियल है उसका दो डायमेंशन 100 नैनोमीटर से कम कर दिया जाए, जैसा इस फिगर में दिख रहा है कि जेड डायमेंशन और एस डायमेंशन दोनों 100 नैनोमीटर से कम कर दिया गया है, तो जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं 1D नैनो मटेरियल या उसको हम लोग ये भी बोलते हैं क्वांटम रॉड। इस तरह के मटेरियल्स में चार्ज कैरियर्स केवल एक डायमेंशन में ही मूव करने के लिए फ्री होते हैं। अब जो तीसरा नैनो मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं 0D नैनो मटेरियल या क्वांटम डॉट बोलते हैं। अगर कोई मटेरियल ऐसे प्रोसेस किया जाए कि उसका तीनों डायमेंशन 100 नैनोमीटर से कम हो जाए, अगर तीनों डायमेंशन 100 नैनोमीटर से कम हो जाए, तो जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम डॉट या 0D नैनो मटेरियल। अब इसका रियल एग्जाम्पल देखें कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स का एग्जाम्पल्स क्या है, तो सबसे जो बल्क मटेरियल का एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँगा तो वो है आपका ग्राफाइट। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो तीनों डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होते हैं। तो ग्रेफाइट एक एग्जाम्पल है 3D मटेरियल का। अगर इसी ग्रेफाइट का कोई एक लेयर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए तो ग्राफीन बनता है। तो ग्राफीन क्या होता है, एक थीन शीट की तरह होता है जिसमें चार्ज कैरियर्स केवल एक प्लेन में ही मूव करने के लिए फ्री होते हैं। तो इस तरह के मटेरियल को जो ग्राफीन को हम लोग बोल सकते हैं कि वो 2D नैनो मटेरियल है।
अब इसी ग्राफीन को अगर हम रोल कर दिया जाए कि वो एक ट्यूब बन जाए, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, तो जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है उसको हम लोग कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं, और इस कार्बन नैनो ट्यूब में जो चार्ज कैरियर्स हैं एक डायरेक्शन में ही मूव करने के लिए फ्री होते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं 1D नैनो मटेरियल। और जो 0D नैनो मटेरियल का एग्जाम्पल है वो है आपका फलरीन। इसमें तीनों डायमेंशन जो है 100 नैनोमीटर से कम होते हैं। ये बात करते हैं कि नैनो पार्टिकल्स की सिंथेसिस किन किन मेथड से की जा सकती है। वैसे तो नैनो पार्टिकल्स के बनाने की बहुत सारे मेथड्स हैं, बट उनको मेनली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है आपका टॉप डाउन मेथड और दूसरा होता है आपका बॉटम अप मेथड। जो टॉप डाउन मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, किसी लार्ज पीस ऑफ मटेरियल को ब्रेक करके नैनो पार्टिकल के साइज में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह के प्रोसेस का जो एग्जाम्पल है वो है पल्स लेजर डिपोजिशन। पल्स लेजर डिपोजिशन में क्या करते हैं, हम कोई सॉलिड टारगेट लेते हैं, उसको इवेपोरेट करते हैं और उसे किसी सरफेस पे हम लोग डिपॉजिट करते हैं। इस तरह से जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ उसको हम लोग बोल सकते हैं कि टॉप डाउन मेथड, मतलब बड़े साइज के मटेरियल को नैनो साइज में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस मेथड को हम लोग टॉप डाउन मेथड कहते हैं। टॉप डाउन मेथड को हम लोग इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई घर बनाना है जो कि मान लीजिए नैनो स्ट्रक्चर है। अगर इसे बनाना है तो हम एक तरीका यह अपना सकते हैं कि कोई बड़ा सा पहाड़ है, उस पहाड़ को काट के उसे घर के रूप में कन्वर्ट कर दें, मतलब नैनो स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बड़े से छोटे की तरफ हम अगर हम बढ़ते हैं तो इस मेथड को हम लोग बोल सकते हैं टॉप डाउन मेथड। इसके जो जो मेथड्स हैं इसके एग्जांपल्स जो हैं वो है आपके पल्स लेजर डिपोजिशन और थर्मल इवेपोरेशन। दूसरा जो पॉपुलर मेथड्स है नैनो पार्टिकल्स के बनाने का वो है बॉटम अप मेथड। बॉटम अप मेथड में क्या होता है कि हम स्मॉल एटम्स का यूज करके, मतलब एटम बाई एटम्स को असेंबल करके हम कोई नैनो स्ट्रक्चर को अगर हम तैयार करते हैं तो इस मेथड को हम लोग बोल सकते हैं बॉटम अप मेथड। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें मान लीजिए वही जो घर बनाना था, उस घर को बनाने के लिए अगर हम एक एक ईंट को जोड़ के इस घर को तैयार करते हैं, मतलब ईंट बाई ईंट एक एक ईंट को जोड़ते हुए घर को तैयार करते हैं, तो इस मेथड को हम लोग बोलेंगे बॉटम अप मेथड। जबकि बड़े पहाड़ को तोड़ के जो घर बनाया उस मेथड को हम लोग बोल सकते हैं क्या, बॉटम टॉप डाउन मेथड। और बॉटम अप मेथड में क्या है, एक एक ईंट एक एक पत्थर को जोड़ के अगर कोई घर बनाया जाता है तो इस मेथड को हम लोग बोल सकते हैं बॉटम अप मेथड। मतलब कहने का आशय यह है कि अगर किसी लार्ज पीस ऑफ मटेरियल को ब्रेक करके हम स्मॉल नैनो स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं तो उस मेथड को हम लोग बोलेंगे टॉप डाउन मेथड। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वह है आपके पल्स लेजर डिपोजिशन मेथड और थर्मल इवेपोरेशन मेथड। बॉटम अप मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एटम बाई एटम की असेंबल करते हैं और एक नैनो स्ट्रक्चर के रूप में उसे डेवलप करते हैं। इस तरह के मेथड का जो एग्जाम्पल है वो है केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड और दूसरा है आपका सॉल्ट जेल मेथड टेक्निक्स। नैनो पार्टिकल्स बनाने के वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, बट हमारे सिलेबस में मेनली सॉल्ट जेल मेथड और केमिकल वेपर डिपोजिशन ही है, इसलिए इन्हीं दोनों पे हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्ट जेल मेथड को डिस्कस करेंगे। सॉल्ट जेल मेथड जो है एक बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच होने का मतलब इसमें एटम बाई एटम जोड़ के नैनो स्ट्रक्चर का तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा सॉल्ट जेल मेथड में कि सॉल्ट क्या होता है और जेल क्या होता है। तो सॉल्ट का जो मतलब है वो है ए सॉलिड डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड। मतलब एक सॉलिड को अगर किसी लिक्विड में डिस्पर्स कर दिया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल। सॉल के जो एग्जाम्पल्स हैं ब्लड्स हैं, पेंट्स हैं, पिगमेंटेड इंक, ये क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ ए सोल। इसमें क्या होते हैं कि इसमें एक सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल्स डिजॉल्व होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सोल क्या होता है, एक कोलाइड होता है जिसमें टीनी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड को लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स कर दिया गया होता है। आइए देखते हैं कि जेल क्या होता है। एक्चुअली जेल एक सॉलिड होता है जिसमें लिक्विड को डिस्पर्स कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल बटर, चीज, कर्ड, ये सब क्या है, जेल के एग्जांपल हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जेल इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ ए लिक्विड डिस्पर्स्ड इन ए सॉलिड मीडियम।
आइए सॉल्व जेल प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्व जेल प्रोसेस जो होता है एक केमिकल प्रोसेस होता है। सॉल्व जेल प्रोसेस से हम बहुत सारे नैनो स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। सॉल्व जेल मेथड स्पेशली मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स को बनाने में किया जा सकता है। इस मेथड में सबसे पहले हम लोग एक प्रिकर्सर्स को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। यूजुअली हम लोग मेटल एल्कोक्साइड को किसी सॉल्वेंट जैसे लिक्विड या अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं। तो अगले स्टेप में हम लोग उस सॉल्वेंट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, सॉल बनता है। और वो क्या होता है, एक कोलाइडल स्ट्रक्चर होता है। उसके अगले स्टेप में हम लोग उसका कंडेंसेशन कराते हैं। तो कंडेंसेशन के फलस्वरूप एक 3 डायमेंशनल कनेक्टेड पोरस स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम लोग जेल बनते हैं। इस जेल में क्या होता है, लिक्विड भी डिसॉल्व होती है। अब इस जो डिसॉल्व लिक्विड है उसको हमें रिमूव करने की आवश्यकता होती है। तो अगला स्टेप जो होता है वो होता है आपका ड्राइंग का, एजिंग और ड्राइंग का। तो इसको करने के लिए हम 3 मेथड यूजुअली यूज करते हैं। एक होता है आपका थर्मल ड्राइंग, दूसरा होता है सुपर क्रिटिकल ड्राइंग, तीसरा होता है फ्रीज ड्राइंग। तो जो थर्मल ड्राइंग, जिसे हम लोग इवेपोरेटिव ड्राइंग भी बोल सकते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट को रिमूव करने के लिए थर्मल मेथड से उसको लिक्विड को इवेपोरेट करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक श्रिंक्ड और डेंस स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेरो जेल। ठीक है। तो दूसरा मेथड होता है सुपर क्रिटिकल ड्राइंग। सुपर क्रिटिकल ड्राइंग में हम लोग यूजुअली एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का यूज करते हैं, जो विदाउट कैपिलरी स्ट्रेस एक पोरस स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरोजेल। तीसरा मेथड जो होता है ड्राई करने का, वो हो सकता है आपका फ्रीज ड्राइंग। इस मेथड में सॉल्वेंट को क्या करते हैं, पहले फ्रीज कर लेते हैं, फिर उसको सब्लिमेट करते हैं अंडर वैक्यूम। उसके बाद क्या होता है कि एक पोरस स्ट्रक्चर हमें मिलता है, जो कि जिसमें मिनिमम श्रिंकेज होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्रायोजेल। तो अगला स्टेप क्या करते हैं, इसका कैल्सिनेशन करते हैं, जिससे हमें फाइनल नैनो पार्टिकल्स बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हम सॉल्व जेल मेथड को 4 स्टेप्स में समराइज कर सकते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो होता है इनिशियल मिक्सचर प्रिपरेशन का। इसमें क्या करते हैं, एक कंटेनर में कोई लिक्विड लेते हैं, इसमें प्रिकर्सर्स को मिला देते हैं, तो हमारा इनिशियल मिक्सचर तैयार होता है। यूजुअली क्या करते हैं कि कोई मेटल एल्कोक्साइड को किसी लिक्विड में हम, जैसे MOR मेटल ऑक्साइड को किसी लिक्विड जैसे वाटर हुआ, अल्कोहल हुआ, उसमें क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। यहाँ जो यम है वो किसी मेटल के लिए है। ठीक है, जैसे मेटल कैसे, टाइटेनियम हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, इस तरह के कोई भी मेटल हो सकता है। और आर क्या है, कोई एल्केन ग्रुप है, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया। ठीक है, इस तरह मेटल एल्कोक्साइड को, जो कि इनिशियल प्रिकर्सर्स होते हैं, उसे उसे किसी लिक्विड में हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो हमारा इनिशियल मिक्सचर बनके तैयार होता है। ये हमारा पहला स्टेप है। जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है सॉल्ट फॉर्मेशन का। तो जो हम सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं वो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस एक रिएक्शन होता है जिसमें किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। अगर हम वर्डिंग पे ध्यान दें तो हाइड्रोलिसिस में 2 वर्ड है, हाइड्रो प्लस लिसिस। ठीक है, तो हाइड्रो का मतलब है H2O और लिसिस का मतलब होता है आपका ब्रेक करना। तो इस तरह से क्या है कि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, मेटल और OR के बीच में एक बॉन्ड है, जिसे वाटर का मॉलिक्यूल्स मिलान उसके साथ रिएक्ट कराते हैं किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो उनका बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, और हमें बदले में क्या मिलता है, MOH मिलता है और एक एल्कोहलिक बाई प्रोडक्ट मिलता है। इस तरह से हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से हम मेटल एल्कोक्साइड के बॉन्ड के ब्रेक कराते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है। ठीक, तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया हाइड्रोलिसिस। जो तीसरा स्टेप होता है उसको हम लोग जिलेशन या कंडेंसेशन बोलते हैं। तो जिलेशन या कंडेंसेशन क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड का एक 3D नेटवर्क बनता है, और RH2O मिलता है। ठीक, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा मिक्सचर मिलता है उसमें मेटल ऑक्साइड का एक 3D नेटवर्क मिलता है, जिसमें क्या है,
वाटर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होते हैं, जिसे हम लोग जेल बोलते हैं। जेल क्या है एक्चुअली? जेल क्या है? एक सॉलिड लिक्विड डिसॉल्व्ड इन ए सॉलिड, डिस्पर्स्ड इन ए सॉलिड। जब किसी सॉलिड में लिक्विड डिस्पर्स होती है तो जो 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 कंपाउंड बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? जेल। तो इस तरह से हम देखते हैं जो जेल बना उसमें मेटल ऑक्साइड है और उसके साथ साथ क्या है, उसमें वाटर भी है। तो अगला जो स्टेप होता है हमारा, वो होता है ड्राइंग का। तो ड्राइंग, जो हमारा ये 3D नेटवर्क बना और उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी है, तो ड्राइंग वाले स्टेप में हमको क्या करना होता है, इस वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना होता है। और हम कैसे करते हैं वो, तो ड्राइंग के 3 प्रोसेसेस हैं। पहला होता है आपका इवेपोरेटिव ड्राइंग, ठीक है। दूसरा होता है सुपर क्रिटिकल ड्राइंग, तीसरा क्या होता है, फ्रीज ड्राइंग। तो इवेपोरेटिव ड्राइंग में हम क्या करते हैं, ये इसमें सॉल्वेंट जो होता है, जैसे सॉल्वेंट जो मिला, जैसे जो वाटर मिला, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इवेपोरेट, थर्मल प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। जो कि क्या करता है कि जो मटेरियल हमारा बना होता है उसको, 3D मटेरियल जो बना होता है उसको श्रिंक करता है और एक डेंस स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोजेल बोलते हैं। अगला जो होता है, अगला प्रोसेस जो है, मतलब दूसरा ड्राइंग का जो टेक्निक है, वो होता है आपका सुपर क्रिटिकल ड्राइंग। सुपर क्रिटिकल ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्रूट्स को यूज करते हैं, जो कि कैपिलरी स्ट्रेसेस से फ्री होता है और एक पोरस स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेरो एरोजेल, ठीक है। अब तीसरा जो मेथड होता है, वो होता है आपका फ्रीज ड्राइंग। तो फ्रीज ड्राइंग मेथड में क्या होता है, सॉल्वेंट को पहले फ्रीज करते हैं, फिर उसके बाद उसको वैक्यूम के थ्रू सब्लिमेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पोरस मटेरियल विद मिनिमल श्रिंकेज तैयार होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रायोजेल। इस तरह ड्राइंग, डिफरेंट ड्राइंग प्रोसेस को अपना के हम लोग एरोजेल, जेरोजेल और क्रायोजेल बनाते हैं। आइए देखते हैं कि सॉल जेल टेक्निक्स के क्या-क्या एडवांटेजेस हैं। सॉल जेल approach is a cheap and low temperature technique that allows the fine control of the product's chemical composition. Second advantage is even a small quantities of dopant can be introduced in the sol and end up uniformly dispersed in the final product. And the third advantage is rate of reaction can be easily controlled by maintaining temperature. आइए केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नैनो पार्टिकल्स की थिन फिल्म किसी सबस्ट्रेट पर डेवलप की जा सकती है। इस मेथड में जिस भी मटेरियल का थिन फिल्म हमें बनाना होता है, उसका एक गैसियस प्रिकर्सर एक रिएक्शन चैम्बर में सबस्ट्रेट के ऊपर भेजते हैं। सबस्ट्रेट के ऊपर उन गैसियस प्रिकर्सर्स के बीच में एक रिएक्शन होता है, जिसके फलस्वरूप हमें एक थिन फिल्म मिलती है, मतलब नैनो पार्टिकल की एक फिल्म मिलती है। जैसा कि यहाँ एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन चैम्बर होता है। इस रिएक्शन चैम्बर के प्रेशर को एक्सटर्नली कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ इस रिएक्शन चैम्बर के टेम्परेचर को हम हीट कर सकते हैं और सबस्ट्रेट को भी हम लोग हीट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। तो इनलेट के थ्रू क्या होता है, गैसियस प्रिकर्सर्स को इस रिएक्शन चैम्बर में भेजा जाता है। तो गैसियस प्रिकर्सर को भेजने के लिए यहाँ पे एक कैरियर गैस का यूज किया जाता है। तो कैरियर गैस हेल्प करता है गैसियस प्रिकर्सर्स को सबस्ट्रेट की सरफेस तक पहुंचने में। यहाँ पे सबस्ट्रेट के सरफेस पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसमें ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उसके फलस्वरूप क्या होते हैं कि यहाँ पे इसके सबस्ट्रेट के सरफेस पे एक नैनो पार्टिकल की फिल्म डेवलप हो जाती है और जो भी बाई प्रोडक्ट बनता है उसको जो है कैरियर गैस के द्वारा रिएक्शन चैम्बर के बाहर कर दिया जाता है। आइए केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस को स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है प्रिकर्सर गैस इंजेक्शन होता है। इस स्टेप में जिस भी मटेरियल का हमें फिल्म डिपॉजिट करनी होती है, उसका जो है एक वोलेटाइल प्रिकर्सर गैस जो है रिएक्शन चैम्बर में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। और यह गैस जो है जिस भी मटेरियल का हमें करना होता है उसका इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड
हो सकता है। दूसरा स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिकर्सर। तो जो प्रिकर्सर्स गैस होते हैं उसको जो है कैरी करने के लिए, मतलब सबस्ट्रेट तक पहुंचाने के लिए एक कैरियर गैस का यूज किया जाता है। एक कैरियर गैस जो होती है मोस्टली क्या होती है, हाई प्रेशर इनर्ट गैसेस होती हैं, जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की होती हैं। और जो जो चॉइस होती है हमारी प्रिकर्सर और कैरियर्स की, वो इस बात पे डिपेंड करती है किस मटेरियल की फिल्म हमें बनानी है। जो अगला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 3, वो होता है केमिकल रिएक्शन। होता क्या है कि जो भी प्रिकर्सर्स गैसेस आपकी सबस्ट्रेट तक पहुंचती हैं तो उनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके फलस्वरूप एक सॉलिड मटेरियल डिपॉजिट होता है। ये रिएक्शंस जो होते हैं ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये जो है इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाय टेम्परेचर, प्रेशर, मतलब सराउंडिंग की कंडीशन से हाईली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ये केमिकल रिएक्शंस। जो अगला स्टेप होता है वो होता है कि केमिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप जो है जो सबस्ट्रेट पे जो थिन फिल्म बनती है वही हमारा अगला स्टेप होता है। मतलब फिल्म फॉर्मेशन जो है केमिकल रिएक्शन के बाद जो अगला स्टेप है वो है फिल्म फॉर्मेशन का स्टेप होता है। तो जो फिल्म बनती है हमें कितनी थिकनेस की फिल्म चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है आपका बाई प्रोडक्ट रिमूवल। बाई प्रोडक्ट रिमूवल। अब क्या केमिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप क्या होते हैं, जो सबस्ट्रेट पे फिल्म तो डिपॉजिट हो जाती है लेकिन बहुत सारे क्या है बाई प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। अब उन्हें क्या है, ऐसे गैसेस को, रेजिड्यूज को हमें क्या होता है, रिमूव कराना होता है रिएक्शन चैम्बर से। इस तरह से ये हमारे 5 स्टेप्स हैं जो केमिकल वेपर डिपोजिशन के हैं। केमिकल वेपर डिपोजिशन को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमें सिलिकॉन ऑक्साइड की फिल्म बनानी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डाइक्लोरोसिलिन गैस का यूज करते हैं एज ए कॉमन प्रिकर्सर गैस। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिकर्सर गैस। इसके लिए क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है जो कि सीलिन गैस को, डाइक्लोरोसिलिन को ट्रांसपोर्ट करता है अप टू सबस्ट्रेट। तीसरा प्रोसेस क्या होता है कि सबस्ट्रेट के सरफेस पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो सबस्ट्रेट के सरफेस पे आपका डाइक्लोरोसिलिन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सिलिकॉन ऑक्साइड बनता है और बाई प्रोडक्ट में HCl बनता है। अगले स्टेप में क्या होता है, सॉलिड सिलिकॉन ऑक्साइड जो है की एक थिन फिल्म बनके सबस्ट्रेट पे तैयार हो जाती है। उसके बाद का जो स्टेप होता है कि जो ये बाई प्रोडक्ट बना था HCl, इसको रिएक्शन चैम्बर के बाहर किया जाता है। आइए देखते हैं व्हाई नैनो पार्टिकल्स आर सो इम्पोर्टेंट। नैनो पार्टिकल्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टीज होती है, उनके बल्क काउंटर पार्ट से बहुत ही डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो नैनो पार्टिकल्स की जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है नैनो पार्टिकल के साइज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है जिसमें गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग बॉटल में अलग अलग जो है साइज के नैनो पार्टिकल डिजॉल्व किए गए हैं। पहले में 30 नैनोमीटर, दूसरे में 40, तीसरे में 50, चौथे में 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 नैनोमीटर। आप देख सकते हैं कि जो भी कलर है, जो सोल्यूशन का कलर है वो डिफरेंट हो जाता है। मतलब 90 नैनोमीटर पे आप देख सकते हैं जो कलर है, जो 40 नैनोमीटर पे कलर है वो बिल्कुल ही अलग है। अलग कलर होने का मतलब है कि इनका ल्यूमिनेसेंस जो है अलग अलग होगा। इससे हम लोग कह सकते हैं इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो साइज डिपेंडेंट होती है। इस साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी से जो है हम नैनो पार्टिकल के साइज को कंट्रोल करके उसका डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं।
पार्टिकल्स के बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशंस पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, नैनो पार्टिकल्स को मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ किया जाता है। मेडिकल सेक्टर में बेसिकली नैनो पार्टिकल का यूज़ ड्रग डिलीवरी सिस्टम में किया जाता है। नैनो पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस पाए गए हैं। नैनो पार्टिकल्स का यूज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सच एज कंडक्टिव इंक्स, ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव फिल्म और नैनो स्केल ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। नैनो पार्टिकल्स का यूज़ ऑप्टिकल डिवाइस जैसे सोलर सेल, एलईडीज और क्वांटम डॉट्स बनाने में भी करते हैं। नैनो पार्टिकल्स का यूज़ हम लोग कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट को भी डेवलप करने में किया जाता है। नैनो पार्टिकल्स का यूज़ जो है मटेरियल साइंस में भी किया जाता है। ऐसा पाया गया है कि नैनो पार्टिकल के यूज़ करने से कंडक्टिविटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मेटल की, सिरेमिक की, पॉलीमर्स की चेंज हो जाती है। नैनो पार्टिकल्स के यूज़ से का यूज़ जो है बहुत सारे कोटिंग, सेंसर और कैटलिस्ट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा नैनो पार्टिकल्स का यूज़ जो है पेंट में भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है के जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब और स्कैटर कर सकते हैं। जब टाइटेनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स को जब पेंट में मिलाया जाता है तो पेंटेड सरफेस को बेहतर यूवी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा सिल्वर और कॉपर नैनो पार्टिकल्स को एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। जब इन नैनो पार्टिकल्स को हम लोग पेंट में मिलाते हैं तो पेंटेड सरफेस पे बैक्टीरिया और फंगस नहीं उगते हैं। इसके अलावा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नैनो पार्टिकल का यूज़ किया जाता है। कार्बन थिन फिल्म बेसिकली पार्टिकुलर ग्राफीन का जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं।